ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां विकास प्राधिकरण ने भगवान शिव को ही अतिक्रमण का नोटिस जारी कर दिया और मंदिर के बाहर वो चस्पा भी कर दिया। नोटिस में जिस जगह व्यक्ति विशेष या संस्थान का नाम लिखा जाता है वहां शिव मंदिर मौके पर लिखा हुआ है और जिस जगह पिता या पति का नाम लिखा जाता है वहां बाउंड्री वॉल लिखा है। ऐसा भी नहीं कि ये टाइपिंग कंप्यूटर से की गई हो, बल्कि इसे अधिकारियों ने अपने हाथ से लिखा और अतिक्रमण का ये नोटिस मंदिर के बाहर चिपका दिया कि उन्होंने सड़क पर कब्जा कर रखा है, उन्हें एक हफ्ते के अंदर कब्जे को हटाना होगा और अगर वो कब्जे को नहीं हटाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब जयपुर विकास प्राधिकरण के इस नोटिस को लेकर मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पूछा जा रहा है कि भगवान के नाम नोटिस क्यों जारी किया गया। भगवान को नोटिस दिया इन्होंने, बोले बाबा को। ये जेडीए का मंदिर है, पहले बीच में था ये, फिर तोड़ के यहाँ जेडीए ने बनाया मंदिर, जेडीए की जगह है ये। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि अगर नोटिस जारी करना ही था तो मंदिर से जुड़े किसी व्यक्ति के नाम पर करते, इसमें भगवान का जिक्र क्यों किया गया। सरकारी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर सोचते हैं कि वो कहीं भी अपनी कार ले जा सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में एक कार ड्राइवर को भी ऐसा करना भारी पड़ गया जब अब लाल बत्ती वाली इस कार का चालान कट चुका है। पंजाब सरकार की ये इनोवा कार जिस जगह पर चल रही है वो चंडीगढ़ का साइकिल ट्रैक है, जहां सिर्फ साइकिल चलाने वाले ही चल सकते हैं। एक शख्स ने इस ट्रैक पर सरकारी गाड़ी चलते हुए देखी तो उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इस कार का चालान काट दिया। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इस युवक का धन्यवाद भी किया जिसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां के राठ कस्बे में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, लेकिन दूल्हा दुल्हन से ज्यादा सुर्खियां बटोरी इन तस्वीरों ने जब सामूहिक विवाह में शामिल हुए नाते रिश्तेदार चिप्स के पैकेट पर टूट पड़े। जिसके हाथ में जितने चिप्स आए उसके चेहरे पर उतनी ज्यादा मुस्कान। क्या छोटे क्या बड़े, सब चिप्स लूटो प्रतियोगिता में शामिल हो गए। वैसे ये मारामारी सिर्फ चिप्स को लेकर नहीं, बल्कि चाउमीन के काउंटर पर भी लोग कुछ इसी तरीके से कूद पड़े। जिसके हाथ में जो आया वो वहां से लूटकर भाग गया। अब प्रशासन ने वायरल वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ जलपान लूटने का केस दर्ज कराया। अभी तक बाजार में नकली पनीर और नकली मावा ही मिलता था, लेकिन अब बाजार में नकली देसी अंडे भी काफी तेजी से बिक रहे हैं, जिसे लेकर यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ। ये जो देसी अंडे आप देख रहे हैं, इसे असली समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि ये सब नकली देसी अंडे हैं जिन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने काशीपुर रोड पर फर्जी देसी अंडा बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया। इस गोदाम में सफेद अंडों पर कलर लगाकर उन्हें देसी अंडा जैसा बनाया जाता था और फिर बाजार में इन्हें बेचा जाता। खाद्य विभाग की टीम को मौके से 1 लाख रंगीन अंडे और 35,000 से ज्यादा सफेद अंडे मिले हैं, जिन्हें रंगने की तैयारी चल रही थी। इस कारखाने में 10 मजदूर अंडों को रंगने का काम कर रहे थे, तभी छापा पड़ गया। कार्रवाई के दौरान सभी अंडों को जब्त कर लिया गया और पूरे गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद के आरोपी अरबाज शाह के ठिकानों पर बुलडोजर चला। आरोपी अरबाज के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। हिंदू युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शुरू हुए हंगामे और जनता के आक्रोश के बीच प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जब प्रशासन के बुलडोजर अरबाज शाह के घर पहुंचे, सबसे पहले सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने इस मकान को जमींदोज किया गया। आरोप है कि अरबाज लंबे समय से युवती पर दोस्ती और शादी का दबाव बना रहा था। लगातार फोन और मैसेजेस के जरिए उसे परेशान करता। जब युवती की शादी तय हुई तो वो रिश्ता भी टूट गया। अरबाज ने युवती के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद युवती ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। जेल में बंद अरबाज पर लव जिहाद, SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। कार्रवाई के दौरान माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस की भारी फोर्स बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद रही। ग्रेटर नोएडा में हुई एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शादी में दुल्हन का कन्यादान 50 से ज्यादा फौजियों ने किया। जवानों ने जब अपने बैग से लाल रंग की चुनरी निकाली और उसे दुल्हन के ऊपर रखा तो पूरा परिवार भावुक हो गया। इसके बाद सेना के ये जवान दुल्हन को लेकर स्टेज तक पहुंचे, जहां शादी संपन्न हुई। दरअसल साल 2006 में ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सुरेश सिंह भाटी आतंकी हमले में शहीद हो गए थे।
अब जब उनकी बेटी की शादी की खबर फौजियों को मिली तो वो अपना फर्ज निभाने शहीद के घर पहुंच गए। ये सभी 50 जवान पंजाब से यहाँ पहुंचे और शहीद की बेटी का कन्यादान किया। बिहार के मोतिहारी में एक पति अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में जेल में बंद है। अब जांच में ये पता चला है कि उसकी पत्नी जिंदा है और वो अपने पुराने प्रेमी के साथ रह रही थी। गुंजा ने मार्च के महीने में रंजीत से शादी की थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 4 महीने बाद गुंजा आधी रात को चुपके से ससुराल से भाग निकली और प्रेमी के पास पहुंच गई। रंजीत ने ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन कुछ दिन बाद गुंजा के पिता ने रंजीत पर दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद रंजीत गिरफ्तार हो गया और 4 महीने से जेल में बंद है। आप लोग बल्कि हो सकता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मुआ है भाई, घर से भागी है और तो खुद ही है। जांच में पता चला कि गुंजा प्रेमी के साथ नोएडा भाग गई थी और अब उसे पकड़ लिया गया। बिहार में करारी हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब कांग्रेस के ही 2 नेता आपस में उलझ गए। सूत्रों ने बताया कि बैठक शुरू होने से पहले ही वैशाली से प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव और जितेंद्र कुमार के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। बताया गया कि इंजीनियर संजीव ने हाथों से इशारा करते हुए गोली मारने तक की धमकी दे डाली। जिस जितेंद्र कुमार को इंजीनियर संजीव ने धमकी दी वो पप्पू यादव के करीबी हैं। हालांकि इंजीनियर संजीव ने बाहर निकलकर इस विवाद का खंडन किया। बेबुनियाद है, ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। तो मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है और कहीं गोली बंदूक चलने की कोई बात नहीं है। सब झूठी और मनगढ़ंत बात है। जब ये मीटिंग शुरू हुई तो इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए और सभी विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार बीएलओ की जान जाने की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से एक और मामला सामने आया जहां बीएलओ की मौत का जिम्मेदार एसआईआर प्रक्रिया को बताया जा रहा है। देवरिया की रहने वाली रंजू दुबे एसआईआर प्रक्रिया में जुटी थी। शाम को सुपरवाइजर का फोन आया और दावा है कि काम का दबाव बढ़ने के चलते उनकी जान चली गई। मीटिंग में ये हुआ कि सभी बीएलओ को 50 फार्म ऑनलाइन करना है और वो भी 10 बजे तक। जो भी 10 बजे तक नहीं कर पाएंगे उनको तहसील में बुलाया जाएगा और तहसील में कराया जाएगा। इसी के चलते उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगा। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को नकार दिया कि उधर लखनऊ में कई बीएलओ कह रहे हैं कि वो आधी रात तक काम कर रहे हैं। रात में हम लोग 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं। घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, लेकिन वही अब क्या कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली को दाएं बाएं करके करना पड़ता है किसी तरीके से। बीएलओ की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो फॉर्म लोगों को बांट दिए गए हैं वो फॉर्म जमा करने में लोग देरी कर रहे हैं और इसका दबाव सीधे उन पर आ रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया पर सिर्फ विपक्ष ही सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि इस बार तो संघ से जुड़े हुए संगठन ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। संघ से जुड़े जिस संगठन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है उसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है। इस चिट्ठी में एसआईआर पर चिंता जताते हुए संगठन ने बीएलओ की आत्महत्या का भी जिक्र किया है। साथ ही मृतक बीएलओ के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। संघ से जुड़े संगठन की इस चिट्ठी पर सियासत शुरू हो गई है कि आरएसएस और संघ से जुड़े संगठनों के द्वारा जब इस पर एतराज किया जा रहा है, इस पर आपत्ति व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। इस बीच यूपी के बुलंदशहर में नायब तहसीलदार ने एक बीएलओ को धमकी देने वाली चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि अगर बीएलओ ने काम में तेजी नहीं दिखाई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चिट्ठी विकास शर्मा नाम के सहायक अध्यापक को जारी की गई है, जो एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसके ऊपर कार्यकर्ता चढ़ते दिखाई दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता जब नहीं माने तो उन पर पानी की बौछार की। हालात काबू से बाहर हुए तो पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ ऐसे ही हालात लखनऊ में भी दिखे, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के विरोध में जुलूस निकाला। ये कार्यकर्ता जब चुनाव आयोग की बिल्डिंग का घेराव करने जा रहे थे तो पुलिस ने बीच रास्ते में ही इन्हें रोक दिया।
इधर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में पिछड़े, दलित, वंचित और गरीबों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप ये भी लगाया कि दबाव और धमकी के चलते ही बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में भी सियासी बवाल चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे वक्त की जरूरत बता रही है, तो ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सियासी बयानबाजियों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें चुनाव आयोग ने बताया कि 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की लिस्ट में मेल नहीं खा रहे। ये अंतर पिछले एसआईआर और नई मतदाता सूची की तुलना में निकला है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर के पीछे असली मंशा पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना है। ममता बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार डेटा में हेरफेर कर रही है। यहाँ 100% एसआईआर नहीं हो रहा है, धांधली हो रहा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में शुरुआत से ही सियासी विरोध हो रहा है, जो अब बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती नजर आई। शिंदे गुट के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया, जिसके लिए नीलेश राणे सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और वहां कैश से भरा एक बैग बरामद करने की बात कही। इस बैग में नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। नीलेश राणे ने आरोप लगाया कि ये रुपए चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री रविंद्र चौहान जी, ये जब जब कोकण में आते हैं, मालवन में आते हैं, तब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। रुपए बरामद होने के बाद उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग और मालवन पुलिस को बुलाकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि नीलेश राणे के आरोपों से बीजेपी ने साफ इनकार किया है। दिलचस्प बात यह है कि नीलेश राणे के पिता और भाई दोनों ही बीजेपी में हैं। उनके भाई नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। नीलेश राणे के आरोपों के बाद बीजेपी और शिंदे गुट में विवाद बढ़ता दिखा। दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी जांच में आज चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2 हफ्तों की जांच के बाद आखिरकार पुलिस को वो आतंकी मिल गया जिसने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को एक्टिव करवाया था। जैश ए मोहम्मद के जिस कमांडर के नाम से सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे थे, जिसके बाद से गिरफ्तारियां हुई थी, उस कमांडर की तस्वीर पहली बार सामने आई है। इसका नाम है आतंकी हंजल्ला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक्टिव हंजल्ला वहां की कोटली से आतंक का नेटवर्क चला रहा है। कश्मीर के नौगाम, बनपुरा और श्रीनगर में इसी हंजल्ला के नाम से पोस्टर लगे थे, जिसमें लिखा था, जो भी व्यक्ति एजेंसियों के लोगों से बात करेगा या उन्हें अपने पास बैठाएगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जांच में पाया गया कि हंजल्ला के नाम की पोस्टर धमाके के बाद गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद वागे ने लगवाए थे। इसी पोस्टर की जांच करने के बाद पहले मौलवी इरफान अहमद वागे पकड़ा गया था और फिर इरफान के बयान के आधार पर ही डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद राठर को पकड़ा गया और उसी के बाद धमाका हुआ। भारत में अपना नेटवर्क तैयार कर रहा हंजल्ला इस समय जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद आतंकी संगठन के लिए अपने लोग तैयार करने में लगा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।